everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 35th पार्ट पर और यहाँ पर हम समझने वाले हैं जो आपके टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से पर्टिकुलर टाइप राइटर का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और किस तरह से एक टाइप रिटन डॉक्यूमेंट के बेस पर एक आप अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पर किसी भी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, जब मैंने हैंड राइटिंग का एग्जामिनेशन बताया था, तो बेसिकली जैसे हैंड राइटिंग में क्या होता था, आपका एक पेज होता है, उस पर आप कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी जो हैंड राइटिंग होती है तो वो हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होती है क्योंकि हर किसी के लिखने का तरीका वगैरह सब कुछ अलग होता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या रहता है, आप यूज़ करते हैं एक टाइप राइटर का और उस टाइप राइटर में जो कीज़ अवेलेबल होती हैं उन कीज़ को आप अलग अलग तरह से प्रेस करते हैं और उनको प्रेस करते हुए आपका जो टाइपराइटर होता है वो टाइप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कैरेज अटैच होता है और उसके ऊपर आपको पेज को फिक्स करना होता है। तो ये इस तरह से कुछ आपका टाइपराइटर रहता है। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं, जब कोई टाइपराइटर जिस भी इंडिविजुअल का है सिर्फ वही यूज़ करता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके यूज़ करने का भी तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप कई बार कुछ लिखते हैं तो आप जैसे किसी की को प्रेस कर रहे हैं तो उस की को प्रेस करने का तरीका भी आपका डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी की है, एक की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये की को हमने उठा लिया तो इसको जूम में यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये जो आपकी की है इसमें कई बार किसी भी जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उनका जो फिंगर पड़ती है बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। तो उससे क्या रहता है, जो सेंटर वाला पोर्शन होता है तो वो थोड़ा सा डीप होता रहता है, थोड़ा सा उसमें डिप्रेशन बनता जाता है। अब यहीं पर कोई इंडिविजुअल होता है जिसकी जो फिंगर रहती है वो साइड में पड़ती है, तो ये आपका साइड का डिप्रेशन बनता जाता है। किसी का आपका इधर साइड में बनता है तो वो आपका इस साइड से आपका डिप्रेशन बनता रहता है। किसी का आपका ऊपर साइड में आपका फिंगर पड़ती है तो वो आपका ऊपर साइड में डिप्रेशन होने लगता है। किसी का आपका नीचे साइड में, तो ये आपका नीचे साइड में डिप्रेशन होने लगता है। तो इस तरह से आपकी फिंगर उस पर्टिकुलर की पर किस पोजीशन पर पड़ती है ये भी हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो इस बेसिस पर आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चल सकती है कि बेसिकली जो भी टाइपराइटर है तो वो जो भी इंडिविजुअल है वो उसका जो माइंड है, जो उसका काम करने का तरीका है वो बेसिकली किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, राइट है, लेफ़्ट है, सेंट्रल है, अपर साइड है, लोअर साइड है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक की से आप इतनी सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल का राइट साइड में ज़्यादा स्लाइंट हो रहा है, स्लैंट हो रहा है, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा स्लैंट हो रहा है, तो ये चीज़ उस इंडिविजुअल की साइकोलॉजी से डिपेंडेंट, उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उसी चीज़ का यूज़ करते हुए आप यहाँ से ये सब कुछ पता कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप किसी भी पर्टिकुलर टाइपराइटर को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो उसमें जो कीज़ होती हैं उससे जो टाइप बार अटैच रहता है और उससे आगे जाकर टाइप फेस अटैच होता है, तो इसमें ये बेसिकली आपका मेटल ही होता है। और ये मेटल में अगर किसी तरह का कोई ब्रेकेज हो गया, कुछ इरेगुलरिटीज़ हो गई, कुछ वहाँ पर टूट फूट हो गई, तो उसकी वजह से जो आपका टाइप्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो आपका पेपर रहता है जिस पर आप टाइप कर रहे होते हैं, उस पर आपका चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक लेटर आपका जो टाइप बार है उसके ऊपर इम्प्रिंटेड है, वो एक लेटर जो था वो रेज्ड था। अब उसमें किसी भी वजह से कोई भी रीज़न रहा, जैसे कि मान लीजिए आर उस पर इम्प्रिंट था, तो उस आर में से ये इतना पोर्शन वहाँ से गायब हो गया। गायब का मतलब वो टूट गया वहाँ पर से, या फिर उतना वहाँ से किसी भी तरह से कोई भी रीज़न हो सकता है वो वहाँ से टूट चुका है। तो अब जब ये प्रिंट होगा पेपर पे तो ये सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, ये नीचे तक का प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ उस पर्टिकुलर टाइपराइटर की आइडेंटिफिकेशन फीचर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब यहाँ पर कई बार क्या रहता है कि जो रिबन रहता है तो वो रिबन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसमें कई बार इंक ख़त्म हो गई है या फिर उसमें कोई धूल वगैरह आ गई है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो अगर मान लीजिए आपकी डस्ट है, सॉइल वगैरह उस पर लग गई है किसी भी वजह से, बहुत टाइम से आपने यूज़ नहीं किया, इस वजह से
तो उसकी वजह से जो आपका रिबन रहता है, तो जब वो हिट करता है जाके आपके पेपर पे, तो वो डस्ट जो रहती है, वो सॉइल जो रहती है, वो आपको पेपर पर भी देखने को मिलती है। और ये जो डस्ट रहती है, ये आपकी हो सकता है कैरेज में भी हो, तो वो डस्ट जो है वो आपको पूरे पेपर पे देखने को मिलेगी। तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो टाइपराइटर यूज़ हुआ है वो बहुत टाइम के बाद यूज़ हुआ है, बहुत दिनों का रखा हुआ टाइपराइटर वो था। ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अगर कई बार टाइपराइटर में जो रिबन रहता है, उस रिबन में अगर इंक ख़त्म हो जाती है, वो उसकी इंक जो है वो ड्राई धीरे धीरे हो जाती है, तो उसकी वजह से मान लीजिए पहले आपको नहीं पता था, आपने सीधे लिखना स्टार्ट कर दिया, तो अब वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर पेपर पे वहाँ पर जो आपका इंप्रेशन बना है पर्टिकुलर लेटर का, वो आपका बहुत ही लाइट है, वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि वापस से आपका दोबारा से वही लेटर लिखा जाए, या फिर आपने बाद में अपना रिबन को चेंज किया, तो उससे अगर आपने बाद में रिबन को चेंज किया और आपने आगे का नेक्स्ट लेटर लिखा, तो उससे यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि आपका पहला रिबन में इंक नहीं थी, फिर आपने रिबन में इंक लगाने के लिए रिबन को चेंज किया। उसके अलावा आपको वही लेटर जो पहले आपने लिखा था वो आपका प्लेयर नहीं लिख पाया, बहुत ही लाइट था, तो उसको आपने ओवरराइट करने के लिए थोड़ा सा इसको जो आपका जो कैरेज था उसको थोड़ा सा आपने पीछे लेकर गए एंड दोबारा से आपने उसी पोजीशन पर उस पर्टिकुलर लेटर को टाइप किया। तो अब यहाँ पर जब दोबारा से किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो कम्प्लीटली वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है एग्जैक्टली, क्योंकि टाइपराइटर में वो आपको मैनुअली करना पड़ता है, तो वो पर्टिकुलरली उतना ज़्यादा उसी पोजीशन पर नहीं पहुँच पाता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ओवरराइटिंग देखने को मिलेगी। तो ये ओवरराइटिंग कई बार कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए, कुछ लेटर्स को छुपाने के लिए, मतलब कुछ लिखा होता है और उसको आपने चेंज करना है, ऑब्लिटरेशन करना है, उसको चेंज करना है, या फिर कई लेटर्स को आपको इरेज करना है, तो उसके लिए ये सारे काम किए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर बात हुई है यूनिफॉर्मिटी की, तो यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जो लेटर्स होते हैं उस पर्टिकुलर टाइपराइटर से जो भी लेटर्स प्रिंट होते हैं, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी कितनी है, मतलब कि अगर कोई लेटर आप लिख रहे हैं तो वो पूरा यूनिफॉर्म है या नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस एक स्ट्रेट लाइन बनी है या नहीं। वैसे तो टाइपराइटर से जब भी आप टाइप करते हैं कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ लेटर्स आपके ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, हल्का फुल्का बहुत माइनर सा वेरिएशन रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि वो आपकी प्रॉपर लाइन ना बन पाए। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जैसे कि आपकी टाइप बार्स जो हैं, आपकी कीज़ जो हैं, वो प्रॉपरली जब वर्क नहीं कर पा रही होती हैं, तो उसमें आपको जो भी कंटेंट लिखा होता है उसमें आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है, उसमें आपको बहुत सारे तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो प्रॉपर लाइन आपकी लाइन ना रह करके थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये भी चीज़ जो मिसअलाइनमेंट इसको कह सकते हैं, जो आपकी इरेगुलरिटी होती है, ये भी चीज़ आपकी एक डॉक्यूमेंट से उस पर्टिकुलर टाइपराइटर को ट्रेस करने में हेल्प करता है। अगर आपने एक बार टाइपराइटर को ट्रेस कर लिया तो टाइपराइटर जब आपको मिल जाता है तो उससे काफ़ी सारे जब आपको टाइपराइटर मिल गया तो उसके बाद में आप जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। उसके अलावा जैसे स्पेसिंग वाली बात है, तो स्पेसिंग में भी वही चीज़ है कि अगर आपके टाइप बार्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने गलती से 2 बार स्पेस दे दिया, या ये सारी चीज़ें होती, तो वो चीज़ आपकी स्पेसिंग कहलाती है। बाकी अगर कोई लेटर लिखा हुआ है तो उनके बीच में, मतलब लेटर टू लेटर कितना स्पेसिंग है, वर्ड टू वर्ड कितना स्पेसिंग है, तो ये भी हर एक टाइप राइटर का अपना यूनिक होता है, सभी का अपना डिफरेंट होता है। ठीक है। तो जब आप उस स्पेसिंग को मेज़र करते हैं तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइपराइटर, जो भी ब्रांड, अलग अलग कंपनीज़ जो रहती हैं जो कि टाइपराइटर्स को बनाती हैं, तो एक तो हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है। उसके बाद में हर एक कंपनी के बाद में जो उस कंपनी की जो भी ब्रांड है, मतलब उस कंपनी की जो भी आपका टाइप निकल के आए कि ये वाला टाइपराइटर है, वो वाला टाइपराइटर, तो उसमें भी सभी में वेरिएशंस होते हैं। तो ये चीज़ आपकी उस पर्टिकुलर टाइपराइटर की कैरेक्टरिस्टिक, एक तरह से कह सकते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन फीचर बन जाता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे कर्व्स की बात करें तो कर्व मतलब कि ये है कि जो भी कोई लेटर है, मान लीजिए ए बना हुआ है, तो ये इसका जो कर्व बनता है, कर्व का मतलब होता है जो पूरा एक कर्वेचर होता है, एक आउटलाइन बनती है उस पर्टिकुलर लेटर की, तो वो उसमें जो कर्व है वो किस तरह का है, क्योंकि कुछ में जो कर्व रहते हैं वो पूरा सर्कुलर फॉर्मेट में नहीं होते, कुछ में आपके बहुत पॉइंटेड होते हैं, कुछ में आपको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि
किस तरह के टाइपराइटर में जो लेटर्स इम्प्रिंटेड हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, मतलब कि जो उनकी डिज़ाइन है, जो उनका फॉन्ट है वो किस तरह का है। तो ये चीज़ भी आपके हर एक टाइपराइटर की अलग अलग होती है। तो जब आप एक पर्टिकुलर टाइप रिटन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मिसअलाइनमेंट क्या होता है, तो जैसे कि मिसअलाइनमेंट में क्या है, जैसे कि आपका एक ये डॉक्यूमेंट है, टाइप रिटन डॉक्यूमेंट है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार इसमें बहुत सारी लिखते लिखते बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं टाइप राइटर में। तो वहाँ पर एक लाइन आपने ये लिखी, ठीक है, अब आपको इसी लाइन को कंटिन्यू करना था, लेकिन ये लाइन प्रॉपर यहीं पर कंटिन्यू ना होकर के थोड़ा सा नीचे लिखने लगती है या फिर यहीं पर थोड़ा सा ऊपर लिखने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी मिसअलाइनमेंट कहलाती है। ये चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये लाइन आपकी लिख रही थी और यहाँ पर क्या होता है कि ये वाली लाइन यहाँ पर लिख जाती है और जो आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है तो वो क्योंकि ये ऊपर लिख रही है और बाकी बाद जब आपने एंटर किया तो एंटर करने के बाद में जो आप नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं तो वो इसी वाली लाइन के ऊपर ओवरराइड करने लगती है और जो इसके बाद की लाइन रहती है वो यहाँ से कंटिन्यू करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिसअलाइनमेंट कहलाती हैं। ये चीज़ें आपकी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट में कई बार देखने को मिलता है, तो इसकी हेल्प से भी कई बार आप उस पर्टिकुलर टाइप राइटर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं, जो आपके इस तरह के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये जनरली सभी टाइपराइटर्स में नहीं होता है, ये कुछ तरह के टाइपराइटर्स में देखने को मिलते हैं। तो जब आप जहाँ पर भी आपको टाइप राइटर डॉक्यूमेंट मिला है तो आप उस एरिया के जितने भी टाइपराइटर्स अवेलेबल होते हैं आप उन सबको चेक करिए, तो उससे उनके जो टाइप रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उनसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, फिर आप उनको चेक करिए। तो वहाँ पर आपको जब इस तरह का कुछ मिलता है तो फिर आप उसको प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं कि वही वाला टाइप राइटर ये है या नहीं है, ठीक है। एक तो चीज़ ये हो गई। उसके अलावा टाइप बाय मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। देन सर्कल फॉर्मेशन। सर्कल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कई बार क्या रहता है कि टाइप राइटर से कई लोग ड्राइंग बनाने लगते हैं, उनकी जब इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो उस टाइप राइटर से वो ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए क्या है, मान लीजिए कि आपका ये कोई डॉक्यूमेंट था तो आपको इसमें ड्राइंग में सर्कल बनाना है, या फिर आपको इसमें ड्राइंग में ट्रायंगल बनाना है, या फिर आपको इसमें कुछ और भी A to Z कुछ भी आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या रहता है कि आपके लिए एक तो उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी आपकी जो कीज़ हैं वो प्रॉपर्ली उतनी अच्छे से वर्क करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपकी टाइप बार, आपके जो कैरेज है, या फिर जो आपके टाइप फेसेस हैं, या फिर जो आपकी कीज़ हैं, उसमें अगर किसी भी तरह की इरेगुलरिटी होती है तो वो प्रॉपर आपका क्लियरली कोई चीज़ नहीं बन पाती है। तो ये चीज़ भी आपकी उस पर्टिकुलर टाइप राइटर का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपका क्या है, डिवीजन ऑफ वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं या फिर जो आपके लेटर्स होते हैं तो उनके बीच में डिवीजन क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक तो जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उनके बीच में जो स्पेसिंग है, एक तो वो चीज़ हो गई। उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि कई बार आपको कुछ लिखना है, आपको मान लीजिए वर्ड्स ही लिखना है, तो इसमें क्या रहता है कि ये दो लेटर्स हैं, ये पास पास हैं, इसके आगे का जो R और D लिखना है इसके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा हो गई। तो ये क्यों ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपका कोई उस पर्टिकुलर टाइप राइटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक का आपकी फीचर था, कुछ आपका डिफरेंट था उसमें, या फिर उसमें कुछ इरेगुलरिटी आ गई जिस वजह से ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ को डिवीजन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो इसको भी आपको प्रॉपर एग्जामिन करना होता है। उसके अलावा कई बार क्या रहता है कि हर एक इंडिविजुअल का कुछ वर्ड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर को ध्यान से समझें जो वो बोल रहे हैं या फिर जो वो लिख रहे हैं, तो जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो जो इंडिविजुअल है वो एक या दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको फ्रीक्वेंटली वो 2 से 3 बार अपनी एक बात को कहने में बोल ही देते हैं या फिर उनको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है चॉइस ऑफ वर्ड्स, कि कुछ लोग रहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को ज़रूर से अपनी राइटिंग में इंक्लूड करेंगे या फिर अपने बोलने के तरीके में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इससे भी कई हद तक आप जो भी इंडिविजुअल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इस हैंड राइटिंग में जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको प्रॉपर एनालाइज करके आप इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वही चीज़ आ गई कि सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका क्या है, किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हैं, सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं, उसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, ये भी हर एक इंडिविजुअल का तरीका अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन पर्पस से।
उसके अलावा जो हेडिंग्स हैं तो उसको कैसे अरेंज कर रहे हैं, वो आपका लेफ़्ट अलाइंड है, सेंट्रल अलाइंड है, राइट अलाइंड है, या फिर किस तरह से है, तो वो भी आपका हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो जब आप टाइप रिटन डॉक्यूमेंट को अच्छे से एग्जामिन करते हैं तो उसमें जो कुछ भी लिखा होता है तो उस हर एक चीज़ को आपको बहुत ध्यान से प्रॉपर्ली एनालाइज करते रहना चाहिए। जैसे कि हमने बात करी थी कि हैंड राइटिंग में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। सेम वही चीज़ें होती हैं, बस यहाँ पर एग्जामिन करने का तरीके में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अरेंजमेंट ऑफ कंक्लूजन, वही चीज़ है कि कंक्लूजन को कैसे अरेंज किया हुआ है, ये भी चीज़ें हैं। बाकी रिबन डिफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, स्टार्टिंग बताया था कि रिबन में कोई प्रॉब्लम्स है, इंक खत्म हो गई है, उसमें डस्ट है, सॉइल है, तो ये सारी चीज़ें अपना एक इम्पैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो टाइपराइटर बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा था, इंक खत्म होने वाली समथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं जो आप एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें जो टाइप राइटर्स होते हैं तो उसमें हर एक जो लेटर्स होते हैं उनका साइज़, सभी का साइज़ अलग अलग होता है हर एक टाइप राइटर में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का टाइप राइटर है तो उस टाइप राइटर में जो लेटर्स जिस तरह से बने हैं वो सिर्फ उसी में आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको सब में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक ही साइज़ के लेटर्स को शर्त दे के कंपनी सेम डिज़ाइन से बनाए, ठीक है। और वैसे भी हर एक कंपनी चाहती है कि उसके थोड़े से अलग आइडेंटिफिकेशन फीचर हो, तो इस वजह से सभी के अपने अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई लेटर लिखा हुआ है ए, अब इसका आपको पूरा प्रॉपर साइज़ का एनालिसिस करनी होती है, इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी लेंथ होती है, इसके अलावा जो ये वाला साइज़ रहता है, तो ये सारी चीज़ों को आप पूरा प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करते हैं। और ये साइज़ सिर्फ एक लेटर का नहीं, लगभग सारे ही लेटर्स वहाँ पर जो अवेलेबल होते हैं उनका आपको चेक करना होता है, फिर आप उसको क्रॉस एग्जामिन करते हैं। जो भी आपके पास क्वेश्चन टाइप राइटर होता है तो आप उससे फिर आपका पूरा कंपैरिजन आपका किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर साइज़ हो गया, वैसे ही स्टाइल है। स्टाइल का मतलब जो उस पर्टिकुलर में आपका फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है, जो कोई भी लेटर को बनाने का डिज़ाइन है, तो वो चीज़ आपकी स्टाइल में आती है, तो ये चीज़ भी रहती है। बाकी कई बार लेटर्स को बनाने के लिए कुछ स्लैंट को यूज़ करा जाता है, कुछ हल्का सा उसमें स्लोप बनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आपकी डिग्री ऑफ स्लैंट काउंट किया जाता है, तो वो भी आपका हर एक टाइप राइटर का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इससे ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करके आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट और टाइप राइटर तक पहुँच सकते हैं। और जब आपने एक बार टाइप राइटर को फाइंड आउट कर लिया, फिर आप उससे लिंक करते हुए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अलाइनमेंट की हमने बात करी ली कि अलाइनमेंट क्या होता है, मिस अलाइनमेंट वगैरह पहले हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा एज ऑफ द टाइप रिटन डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या टाइप रिटन डॉक्यूमेंट का में एज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि जो भी टाइप रिटन डॉक्यूमेंट होता है तो उसमें कई बार क्या रहता है कि जो भी इंडिविजुअल रहता है गलती से या जानबूझकर या जो भी चीज़ें हैं तो उसमें यहाँ पर मतलब कहीं पर भी वहाँ पर अपने डेट को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उस डॉक्यूमेंट में डेट लिखी हुई है तब तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इस पर्टिकुलर डेट का होगा। लेकिन कई बार क्या रहता है कि मिसगाइड करने के लिए भी बहुत सारे लोग फॉल्स या फिर फोर्ज डेट वहाँ पर डाल देते हैं, जो डेट नहीं होती है वो डेट वहाँ पर डाल देते हैं। तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए, मतलब जो डेट लिखी है तो वो उसका जेन्यूननेस वगैरह भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि जो पेज की क्वालिटी होती है तो वो अगर बहुत लंबे टाइम से पेज रखा हुआ है तो पेज जो रहता है थोड़ा धीरे धीरे करके अपना डिग्रेड होने लगता है, तो इस वजह से भी आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इंक रहती है तो उसका डिफ्यूजन बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक रहती है जनरली आपकी पाउडर बेस्ड इंक यूज़ करी जाती है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन वाला उतना तो नहीं रहता है। लेकिन बाकी जो आपका पेज का कलर है या फिर कई बार आपका जो इंक का डिग्रेडेशन होता है तो वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बट हाँ, अगर बाई चांस आपको ऐसा कुछ मिल रहा है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा क्या रहता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है तो उसमें जब आप कुछ टाइप करते हैं तो टाइप करते टाइम पर उसमें आपके इंडेंटेशन प्रेशर्स बनते हैं, ठीक है। तो वो इंडेंटेशन प्रेशर जो बनते हैं तो वो भी हर एक टाइप राइटर का अपना अलग अलग होता है। तो जितना डिप्रेस्ड पोर्शन है तो वो कितनी डिग्री तक कितना आपका डिप्रेस्ड है, कितना साइज तक अंदर गया हुआ है, तो वो जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं तो उसको भी आपको पूरा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड से आपका कंपेयर करना चाहिए, ताकि आप उसको पूरा प्रॉपर अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए कि दोनों चीज़ें सेम है या नहीं है। और इसकी हेल्प से आप आराम से जो भी आपका टाइप राइटर होता है जिससे भी वो जो आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है तो आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी एज का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप वो समझ में आया होगा।
बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पर टाइपराइटर से रिलेटेड जितने भी तरह के आपके एग्जामिनेशन हो सकते थे मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड यहाँ पर बेसिकली टाइपराइटर का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बट मेरे पास एक डिमांड आई थी जो टाइप्स ऑफ टाइपराइटर होते हैं स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक, तो इन पर वीडियो बनाने के लिए, तो इन पर भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। और उसके अलावा फोरेंसिक सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन और बचा है। इतना करने के बाद में हमारा टाइपराइटर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अपना नेक्स्ट कुछ अगला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, सो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, ज़रूर से विजिट करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।